हेलो बच्चों। तो बच्चों हम लोग ग्रेविटेशन हम लोग पढ़ रहे थे और आज के लेक्चर में हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पर जिक्र करेंगे। बच्चों यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हम लोग पहले स्केलर फॉर्म में पढ़ते हैं और उसके बाद फिर अगले लेक्चर में हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में भी पढ़ेंगे। तो स्केलर फॉर्म और वेक्टर फॉर्म दोनों में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोनों लेक्चर को आपने बहुत आराम से, बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से देखना है, ठीक है। तो चलिए उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग ग्रेविटेशन का अभी तक एक लेक्चर हुआ है हमारा और मैं उम्मीद कर रहा हूँ ग्रेविटेशन में आपने एंजॉय करना शुरू कर दिया होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बच्चों हम सब जानते हैं, ये बहुत कॉमन सी बात है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ और सारे लोग जानते हैं कि मून जो है वो अर्थ के अराउंड एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। जो मून है वो अर्थ की परिक्रमा कर रहा है। मून रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। और हमने ये पढ़ा है कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है, ये हमने मोशन इन प्लेन में पढ़ा था, फिर लॉज ऑफ मोशन में भी पढ़ा था कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पे अगर मूव करता है तब उस ऑब्जेक्ट का एक एक्सेलरेशन होता है जो कि सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होता है एंड हेंस जो फोर्स है वो भी सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होता है, राइट। तो उस फोर्स को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो अगर मून अर्थ के अराउंड एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो मून के ऊपर जो फोर्स है वो हमेशा उसके सेंटर की तरफ यानी अर्थ की तरफ लग रहा होगा। अच्छा, अर्थ की तरफ जो फोर्स है बच्चों वो कौन लगा रहा होगा? ऑब्वियस है अर्थ लगा रहा होगा मून के ऊपर, यानी अर्थ मून के ऊपर एक फोर्स लगाता है अपनी तरफ अर्थ मून को खींचता है और उस फोर्स के लगने की वजह से जो मून है वो एक सर्कुलर पाथ में अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो एक समय ऐसा था जब न्यूटन जो है वो इन सारी चीजों के ऊपर उन्होंने बहुत पढ़ा था और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो है हम लोगों को बताया था। तो एक बार यूं हुआ बच्चों कि न्यूटन एक एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और बैठकर और कुछ सोच रहे थे और तभी एक एप्पल जो है वो उस पेड़ से टूटकर और न्यूटन के पास आकर गिरता है। और उस वक्त न्यूटन के दिमाग में एक बात आई कि आखिरकार ये एप्पल पेड़ से टूटने के बाद नीचे ही क्यों गिर रहा है, ये अर्थ से अवे क्यों नहीं मूव करता है, या एक स्टोन को अगर हम अर्थ से दूर थ्रो करते हैं तो वो वापस पलटकर अर्थ की तरफ ही क्यों आ जाता है। एक बॉल को अगर हम ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो वापस पलटकर अर्थ की तरफ ही क्यों आता है। अगर हम जंप करने की कोशिश करते हैं तो वापस पलटकर अर्थ पर क्यों आ जाते हैं। तो इन सारे सवालों को न्यूटन ने बहुत गहराई से सोचा एंड ही केम टू अ कंक्लूजन कि अर्थ जो है वो हर चीज को अपनी तरफ खींच रहा है। देखिए हम जानते हैं कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव करता है, अर्थ से अवे जब मूव करता है, आपने स्टोन को थ्रो किया, जब वो अर्थ से ऊपर की तरफ मूव कर अवे मूव कर रहे हैं तब उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती है और कम होते होते मैक्सिमम हाइट पर उसकी स्पीड 0 हो जाती है। एक मोमेंट के लिए, एक पल के लिए वो वहां पर रुकता है और फिर वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आता है। जब वो अर्थ की तरफ मूव कर रहा होता है उस वक्त उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होती है। और याद करिए हम लोग ये बहुत अच्छे से इस बात को जानते हैं कि ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव करता है अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तब उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी और जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है अगर उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो जब स्टोन ऊपर की तरफ मूव करता है तब जाहिर सी बात है उस पर फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा, तभी तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। और जब वो नीचे की तरफ मूव करता है तो भी नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा, तभी तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है। यानी ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव करे या नीचे की तरफ मूव करे, अर्थ उन ऑब्जेक्ट के ऊपर हमेशा एक फोर्स नीचे की तरफ लगाता है। यानी अर्थ की टेंडेंसी होती है कि वो हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये जो अट्रैक्टिंग नेचर है अर्थ का, ये जो फोर्स अर्थ एक स्टोन के ऊपर लगा रहा है या एक बॉल के ऊपर लगा रहा है या एप्पल के ऊपर, लीव्स के ऊपर, फ्लावर्स के ऊपर या हम लोगों के ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर अर्थ जो ये अट्रैक्टिंग फोर्स लगाता है जो हमेशा अर्थ की तरफ डायरेक्टेड होता है, न्यूटन ने उस फोर्स का नाम दिया ग्रेविटेशनल फोर्स।
और बहुत सारी चीजों के बारे में उन्होंने स्टडी किया। उसी तरीके से उन्होंने मून के मोशन के बारे में भी स्टडी किया, और मून के मोशन को जब उन्होंने स्टडी किया तब उस केस में भी उन्होंने यही देखा कि मून जो है वो हर वक्त अर्थ की तरफ थोड़ा थोड़ा झुकता चला जाता है, इस वजह से वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है, राइट। वैसे तो जैसे ये अर्थ है बच्चों, और अगर ये मून है तो मून जो है उसका मोशन इस डायरेक्शन में है, लेकिन अर्थ मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगने की वजह से, हालांकि मून इधर मूव करना चाह रहा था, लेकिन फोर्स इधर लगने की वजह से मून जो है वो थोड़ा सा बेंड हो जाता है अर्थ की तरफ। फिर मून यहां पहुंच गया, यहां पहुंचने के बाद अब मून का डायरेक्शन इधर है, लेकिन अर्थ उसे अपनी तरफ फिर से फोर्स लगा रहा है, इसलिए मून थोड़ा सा अर्थ की तरफ और खिंच जाता है। और ऐसा करते करते बच्चों ये मून जो है वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। हर पॉइंट पर अर्थ उसे अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन मून टेंजेंशियल डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उस फोर्स के लगने की वजह से हर पॉइंट पर जो मून है वो अर्थ की तरफ झुकता चला जा रहा है, और इस वजह से अर्थ के अराउंड मून एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। तो न्यूटन ने, जाहिर सी बात है, देखिए अब अर्थ जब मून के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो इसका मतलब कि मून का कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होना चाहिए। जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगता है उसका कुछ ना कुछ तो एक्सेलरेशन होता है ना, यानी कि जो अर्थ की वजह से मून के ऊपर फोर्स लग रहा है उस फोर्स की वजह से कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन मून का होना चाहिए। वो एक्सेलरेशन हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं। अब देखिए मून एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और अर्थ अपने सेंटर की तरफ मून के ऊपर फोर्स लगा रहा है, यानी जो फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ मून के ऊपर लगा रहा है वो चूंकि सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है, इसलिए वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स अगर है तो जो एक्सेलरेशन हो रहा है उस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होना चाहिए। तो उस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं। ऑलराइट, हमें पता है, देखिए न्यूटन को पता था कि मून के सेंटर और अर्थ के सेंटर के बीच की दूरी, इट वाज नोन टू न्यूटन फ्रॉम बिफोर, कि मून और अर्थ के सेंटर के बीच की दूरी, जिसे मैं कैपिटल आर कह रहा हूं, इसी रेडियस में, लगभग इसी रेडियस में जो मून है वो रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो रेडियस जो हमारा वो है 3.84 into 10 raised to the power 8 मीटर। इतने रेडियस के ऑर्बिट में मून एक सर्कुलर पाथ में अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। ठीक है बच्चों, और कितना टाइम लगता है मून को अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने में? कुछ 27.4 डेज, यानी कि आप इसे कह सकते हैं 27.4 इंटू, एक दिन में होते हैं 24 आवर्स, 24 आवर्स एक आवर में होता है 60 मिनट्स, और एक मिनट में होता है 60 सेकेंड। तो टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड होता है, इसलिए मैंने इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर बच्चों? 40 into 40 आप लिख सकते हैं 36। ओके, सो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। तो व्हाट इज द स्पीड विद व्हिच द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ? मून जो है वो किसी न किसी स्पीड के साथ, v स्पीड के साथ, स्पीड उसका टेंजेंट के अलोंग होगा, सर्कुलर पाथ हमने पढ़ा है। ठीक है, तो किस स्पीड के साथ मून जो है वो रिवॉल्व करेगा? तो वो स्पीड हमारा क्या होना चाहिए? स्पीड हमारा होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में मून जो डिस्टेंस मूव कर रहा है वो सर्कमफेरेंस के बराबर 2 पाई r, और कितना टाइम लग रहा है उसे? टाइम पीरियड कैपिटल T। तो इसलिए v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर आप पुट करें 2 पाई into 3.84 into 10 raised to the power 8 divided by t की जगह अगर आप पुट कर दें 27.4 into 24 into 60 into 60 यानी 3600, और अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो जो स्पीड है ऑफ द मून, द स्पीड ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ मून, किस स्पीड से मूव कर रहा है, तो वो आपका आ जाएगा 1.02 into 10 raised to the power 3 मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड के साथ मून जो है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। और स्पीड अगर आपको पता चले बच्चों, तो एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आप निकाल सकते हैं। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? फॉर्मूला v²/r, राइट। तो ये कितना हो जाएगा? v², यानी कि 1.02 into 10 raised to the power 3 का होल स्क्वायर अपॉन
रेडियस जो कि है 3.84 इंटू 10 रेज टू द पावर 8। क्लियर है बच्चों? तो इसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो ये एक्सेलरेशन आपका, ये एक्सेलरेशन कितना आएगा? ये एक्सेलरेशन आपका आ जाएगा ऑलमोस्ट 2.72 meter per second square. All right, this is the acceleration with which the moon revolves around the sun. ठीक है बच्चों, ये यहां तक बात आपको समझ में आ रही है? अच्छा बच्चों देखिए, ये यहां पर मैंने मिस कर दिया। 2.72 into 10 raised to the power -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप लोग कैलकुलेट करके देख लीजिए घर पे, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, ठीक है? ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इतने एक्सेलरेशन के साथ ये मून का एक्सेलरेशन है, ठीक है? अच्छा, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि वो ऑब्जेक्ट्स जो अर्थ के पास प्रेजेंट है, जब वो अर्थ की तरफ फॉल करेंगे तब कितने एक्सेलरेशन से फॉल करते हैं? वो ये आपका होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आप देख सकते हैं यहां से कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है बच्चों, वो मून के एक्सेलरेशन से, यानी अगर ऑब्जेक्ट अर्थ के पास प्रेजेंट है तब उसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, और जब ऑब्जेक्ट अर्थ से दूर चला जाता है, मून अर्थ से काफी दूर है ना, तब उसका एक्सेलरेशन कम हो जाता है, राइट? तो यहां से न्यूटन ने कंक्लूड किया कि जो ऑब्जेक्ट नजदीक है उसका एक्सेलरेशन ज्यादा, और जो ऑब्जेक्ट दूर होगा उसका एक्सेलरेशन कम। ऑलराइट, सो फ्रॉम दिस न्यूटन कंक्लूडेड कि अच्छा, इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन जो है वो अर्थ की वजह से जो एक्सेलरेशन है वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट की दूरी जो है वो अर्थ से कितनी है। अगर ज्यादा डिस्टेंस है तो एक्सेलरेशन कम होगा, और अगर कम डिस्टेंस है तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। ऑलराइट, सो फ्रॉम हियर न्यूटन कंक्लूडेड, आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है। सो फ्रॉम हियर न्यूटन कंक्लूडेड that acceleration due to earth, ठीक है, ये एक्सेलरेशन डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और ये डिस्टेंस हम कहां से मेजर करते हैं? ये डिस्टेंस हम मेजर करते हैं फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस से मेजर नहीं करते बच्चों हम लोग, अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस मेजर करते हैं, राइट? तो एक्सेलरेशन उन ऑब्जेक्ट का जो कि अर्थ के पास प्रेजेंट है, अर्थ के सरफेस के पास प्रेजेंट है और अर्थ की तरफ फॉल कर रहे हैं, वो ज्यादा है, और जैसे जैसे दूर चले जाएंगे ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन जो कम होता चला जा रहा है। यानी एक्सेलरेशन जो है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। किसकी वजह से एक्सेलरेशन? अर्थ जो ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा है, उस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बाद में न्यूटन ने जब कैलकुलेशंस किए तब उन्हें पता चला कि एक्चुअली में ये डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं बल्कि डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है? सो इनका रेशियो अगर फाइंड आउट करें, एक्सेलरेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ मून डिवाइडेड बाय द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर इसका रेशियो हम कैलकुलेट करें, ठीक है बच्चों, इसका अगर हम रेशियो कैलकुलेट करें तो ये क्या हो जाएगा? किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? मून का एक्सेलरेशन किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? मून के ऑर्बिट का जो रेडियस है, वही तो मून और अर्थ के सेंटर के बीच की दूरी है। मून के सेंटर और अर्थ के सेंटर के बीच की दूरी, यही तो रेडियस है ना मून के रेवोल्यूशन का, तो यही डिस्टेंस हो जाएगा। इसी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बात हो रही है, यानी कि ये हो जाएगा इक्वल्स टू, अगर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हम हटाएं तो हम लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इनटू 1 बाय r स्क्वायर, राइट? तो ये हो जाएगा k इनटू 1 बाय जो कैपिटल R, 1 बाय कैपिटल R स्क्वायर अपॉन k इनटू, अगर कोई चीज अर्थ के सरफेस के पास प्रेजेंट है, कोई चीज अगर अर्थ के सरफेस के पास प्रेजेंट है तो सेंटर से सरफेस का की जो दूरी यानी अर्थ का जो रेडियस है
और सेंटर से उस ऑब्जेक्ट की दूरी लगभग लगभग सेम होगी ना बच्चों, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं k इंटू 1 अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। k से k कट जाएगा, ये रेडियस ऑफ अर्थ ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन मून और अर्थ के बीच की जो दूरी है उसका डिस्टेंस, इसका स्क्वायर। और न्यूटन को पहले से ही पता था कि रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन आर, इसकी वैल्यू जो है वो 1/60 के बराबर होती है। तो उन्होंने इसको पुट किया, तो एक्सेलरेशन ऑफ मून, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है, और एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये 1/60 का स्क्वायर यानी कि 1/3600 के बराबर आ गया। तो यहां से एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऊपर मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा अपॉन 3600। यहां पर 9.8 पुट करके देखिए अपॉन 3600, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग लगभग आपको 2.72 इंटू 10 रेज टू दी पावर -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देगा, जो कि न्यूटन ने जो कैलकुलेट किया था उस कैलकुलेशन के लगभग लगभग बराबर है। तो यहां से कहा है कि न्यूटन ने जो मून टेस्ट है, इसको हम मून टेस्ट, न्यूटन्स मून टेस्ट कहते हैं। तो दिस लेड टू दी वैलिडिटी ऑफ न्यूटन्स मून टेस्ट। क्लियर है बच्चों? चलिए इसको फटाफट से नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए बच्चों, ये तो न्यूटन ने कंक्लूड किया, कैलकुलेट किया, एक्सपेरिमेंटली देखा उन्होंने, और उन्हें मिला कि ठीक है भाई, एक्सेलरेशन जो है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, एक्सेलरेशन अगर डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो फोर्स भी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, फोर्स खुद एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एक्सेलरेशन अगर डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो फोर्स भी होगा। तो न्यूटन ने इन सारे बातों को, तमाम बातों को समझकर and he came to a conclusion, जिसे हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। उसमें न्यूटन ने कहा कि अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, न्यूटन ने कहा कि अगर हमारे पास मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट्स हैं, और न्यूटन ने कौन से ऑब्जेक्ट की बात की, न्यूटन ने पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात की। ऑलराइट, न्यूटन ने पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात की। तो आप लोग जानते हैं कि पॉइंट मास क्या होता है, राइट? पॉइंट मास क्या होता है बच्चों? अगर दो मासेस, सपोज करें कि ये मास आपका है m1 और ये मास आपका है m2, तो न्यूटन ने कहा कि अगर ये दो मासेस m1 m2 और इनके सेंटर के बीच की दूरी अगर सपोज करें कि स्मॉल r है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं सेंटर के बीच की दूरी कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन दोनों के बीच की दूरी, इनके सेंटर के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी, तो आप फिर कहिएगा सर हम सरफेस से दूरी ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, इसलिए इनके सेंटर के बीच की दूरी लेना है। तो m1 m2 पॉइंट मास कब होंगे? जब m1 और m2 का खुद का जो रेडियस है वो अगर बहुत कम होगा एज कंपेयर टू इन दोनों के सेंटर के बीच की दूरी, यानी इन दोनों के सेंटर के बीच की जो दूरी है वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू इनके इंडिविजुअल रेडियस। तो अगर ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि ये दोनों मासेस जो है पॉइंट मास के बराबर होंगे, ठीक है? तो सबसे पहले समझ लीजिए पॉइंट मास क्या होता है बच्चों। पॉइंट मास आप लिखेंगे if the distance between center of two mass is much greater ठीक है, if the distance between center of two mass, इन दोनों masses के सेंटर के बीच की दूरी जो है it is much greater than their own size, साइज मतलब इनके रेडियस के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है, तब उस केस में हम कहें कि ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है बच्चों, वो जो मासेस है वो पॉइंट मास है। तो न्यूटन का जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट मास के लिए वैलिड है।
ऐसे मासेस के लिए जिनके सेंटर के बीच की दूरी उनके खुद के साइज से बहुत ज्यादा है। ऑलराइट, तो न्यूटन ने कहा कि अगर ऐसा है कि हमारे पास दो पॉइंट मासेस हैं जिनका मास m1 और m2 है और इनके सेंटर के बीच की दूरी जो है वो r है, तो न्यूटन ने कहा कि तब ये दोनों मासेस एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेंगे। ठीक है, ये मास इसके ऊपर या ये मास इसके ऊपर, ये मासेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे। दिस फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ठीक है, अगर हमारे पास दो पॉइंट मासेस हैं m1 m2, ठीक है, जिनके सेंटर के बीच की दूरी स्मॉल r है, अगर इन m1 m2 को हम स्मॉल r के डिस्टेंस पर रखेंगे तब ये एक दूसरे के ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे। ये ग्रेविटेशनल फोर्स इनके मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और यही फोर्स इनके सेंटर के बीच की जो दूरी उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, क्लियर है बात बच्चों? तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दें, कंबाइनिंग 1 and 2, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर देते हैं तब हमारा आ जाएगा फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। राइट, और इस प्रोपोर्शनैलिटी को अगर आप हटाइएगा तब आपका एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है जिसे हम कैपिटल G कहते हैं। सो कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, जहां ये कैपिटल G जो है बच्चों, इसे हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसकी जो वैल्यू है वो होती है 6.67 इंटू 10 रेज टू द पावर -11। यूनिट क्या होना चाहिए? देखिए मैं कैपिटल G को लिख सकता हूं F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। लिख सकते हैं बच्चों, आर स्क्वायर को इधर भेज दिया, m1 m2 को नीचे भेज दीजिए। तो फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन, आर स्क्वायर का हो गया मीटर स्क्वायर और मास का केजी, इस मास का केजी, केजी इंटू केजी यानी कि अपॉन केजी का स्क्वायर। क्लियर है बात? तो ये कैपिटल G जो है इसकी वैल्यू बच्चों 6.67 इंटू 10 रेज टू दी पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है। इसे हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। और ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट। क्यों यूनिवर्सल कांस्टेंट, इसको समझिएगा। देखिए ये G की वैल्यू जो है वो किसी ऑब्जेक्ट के शेप, उसके साइज, उसके मटेरियल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ये G की वैल्यू इस बात पे भी डिपेंड नहीं करता है कि इन दोनों मासेस के बीच में जो मीडियम है वो क्या है। हर तरीके से कैपिटल G जो है वो सारी चीजों के इंडिपेंडेंट है। यानी कि आप वैक्यूम में रहें, वाटर में रहें, ग्लास में रहें या कहीं भी रहें, आपके बीच में दीवार हो, आपके बीच में चेयर हो, आपके बीच में डोर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ये G की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहती है। तो इसलिए इसे हम लोग यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं। क्लियर है बात? तो न्यूटन ने इस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का स्टेटमेंट दिया, वो स्टेटमेंट मैं आपके लिए लिख दे रहा हूं। ठीक है, ये स्टेटमेंट जरा समझिएगा। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का स्टेटमेंट, न्यूटन ने कहा कि एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट बाय अ फोर्स। ठीक है, न्यूटन ने क्या कहा? एवरी ऑब्जेक्ट in universe attracts every other object by a force directly proportional to, by a force directly proportional to product of mass, to product of masses। ठीक है, मास के प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल
टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। ठीक है बच्चों। और एक आखिरी चीज और समझ लीजिए कि ये जो फोर्स है ये हमेशा इन सेंटर को ज्वाइन करता हुआ जो लाइन है इसी डायरेक्शन में एक्ट करता है, यानी कि ये m1 मास इस m2 को इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा और m2 मास m1 को इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा, इसी लाइन के अलोंग अट्रैक्ट करेगा, फोर्स लगेगा। ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि फोर्स एक्ट्स अलोंग लाइन ज्वाइनिंग the two masses। क्लियर है बच्चों। तो हर ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में अट्रैक्ट करता है हर दूसरे ऑब्जेक्ट को बाय अ फोर्स। ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस और ये फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर। और ये फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करता है? जो सेंटर को ज्वाइन करता हुआ जो लाइन है ना दो मास का, उसी डायरेक्शन में एक्ट करता है। क्लियर है। यहां पर एक कैपिटल जी कांस्टेंट भी हमारा है। अच्छा, मैं अब डिफाइन कर रहा हूं कैपिटल जी को। डिफाइन कैपिटल जी। देखिए जो एफ है बच्चों, एफ हमारा क्या है? जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, राइट। तो m1 अगर 1 kg हुआ, m1 अगर 1 kg है, m2 भी अगर 1 kg है और r अगर 1 मीटर है, तो क्या उस केस में f g के बराबर नहीं हो जाएगा? भाई ये 1 इंटू 1 अपॉन 1 स्क्वायर, तो ये सारा 1 हो गया, तो यानी कि f जो है वो g के बराबर हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि g यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये फोर्स है। डिफाइन कर रहे हैं सिर्फ, एक्चुअली में फोर्स नहीं, एक्चुअली में कांस्टेंट है, लेकिन डिफाइन कर सकते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज द फोर्स जो कि एक्ट करता है दो 1 kg मास के ऑब्जेक्ट के बीच में जब उसके बीच की दूरी 1 मीटर होती है। इट इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन 1 kg and 1 kg when separated by a distance of 1 मीटर। क्लियर है बच्चों? चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था। इसको हमने स्केलर फॉर्म में पढ़ा है। अगले लेक्चर में हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। अभी फिलहाल आप ये कर लीजिए, कैपिटल जी की जो वैल्यू है बच्चों, ये हेनरी कैवेंडिश ने कैलकुलेट किया था और उसके लिए उन्होंने एक बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। उस एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। पहले इसको आप नोट कर लीजिए। तो बच्चों इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पर भी जरा चर्चा कर लेते हैं, इसके एक्सपेरिमेंट पे। देयर वाज अ साइंटिस्ट हुज नेम वाज हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके उन्होंने कैपिटल जी की वैल्यू जो फाइंड आउट की थी। हेनरी कैवेंडिश ने क्या किया? हेनरी कैवेंडिश ने एक लाइट रॉड कंसीडर किया। ठीक है, एक लाइट रॉड लिया, ठीक है बच्चों। हेनरी कैवेंडिश ने क्या किया? हेनरी कैवेंडिश ने एक लाइट रॉड लिया जिसका लेंथ कैपिटल एल है। ध्यान समझिएगा, सिंपल एक्सपेरिमेंट है। एक लाइट रॉड लिया जिसका लेंथ कैपिटल एल है और इस रॉड के दोनों एंड पर, लाइट रॉड कह रहा हूं इसका मतलब कि इसका मास जो बहुत कम, नेग्लेक्ट करने योग्य इसका मास है। ठीक है, तो हमने हेनरी कैवेंडिश ने क्या किया? एक एल लेंथ का एक लाइट रॉड लिया और रॉड के दोनों एंड्स पर एक स्मॉल एम मास और इधर भी एक स्मॉल एम मास के लेड स्फीयर को, ठीक है, ये स्मॉल एम मास है, ये भी स्मॉल एम मास है,
स्मॉल m मास के 2 लेड बॉल्स उन्होंने लिए और उस लेड बॉल को यहां पर उन्होंने कनेक्ट कर दिया, फिक्स कर दिया, ठीक है। और इस पूरे सेटअप को एक क्वार्ट्ज फाइबर के थ्रू, एक क्वार्ट्ज फाइबर थ्रेड के थ्रू इन्होंने इस पूरे सिस्टम को एक फिक्स्ड सपोर्ट से लटका दिया, ठीक है, फ्रीली सस्पेंड कर दिया। आप समझ पा रहे हैं? हेनरी कैवेंडिश ने क्या किया, एक फिक्स सपोर्ट है और उस फिक्स सपोर्ट से क्वार्ट्ज फाइबर के थ्रू, ठीक है, ये क्या था बच्चों, ये क्वार्ट्ज फाइबर था। इस क्वार्ट्ज फाइबर के थ्रू उन्होंने एक लाइट वेट रॉड जिसके दोनों एंड्स पर लेड स्फीयर्स है, लेड बॉल्स जो एम मास के आइडेंटिकल 2 बॉल्स कनेक्टेड हैं, इसका लेंथ L है, इसको बिल्कुल बीच से इस तरीके से लटका दिया, सस्पेंड कर दिया और फिर उन्होंने इंतजार किया इस पूरे सिस्टम को रेस्ट पर आने को। जब ये सिस्टम रेस्ट पर आया तब इन दोनों रॉड्स के आगे और पीछे, सॉरी, इन दोनों स्फीयर्स के आगे और पीछे, इसके आगे और इसके उतने ही पीछे सेम प्लेन में, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि 2 बड़े बड़े बॉल्स लाकर रखे। जैसे मैं इसको आगे रखा तो मैं थोड़ा नीचे यहां पर शो कर रहा हूं, 2 डायमेंशन है ये तो, ठीक है, ये एक्चुअली में इसके आगे थोड़ा सा है, ठीक है, ये कैपिटल M मास का एक दूसरा लेड स्फीयर लेकर आया और इसके पीछे कैपिटल M मास का एक दूसरा स्फीयर आइडेंटिकल लेकर आया। इनके सेंटर के बीच की दूरी जो थी बच्चों वो स्मॉल r थी, ठीक है, और यहां पर भी सेंटर के बीच की दूरी जो है वो स्मॉल r थी। ऑलराइट, जब इसको सस्पेंड करने के बाद 2 आइडेंटिकल बड़े बड़े लेड स्फीयर्स के बॉल जिनका मास कैपिटल M है उसको लेकर आए, एक को इस कैपिटल M मास के आगे यहां पर लाकर रख दिया और इस एक को उतना ही डिस्टेंस पर पीछे की तरफ रख दिया। तो ये जो कैपिटल M मास का स्फीयर है बच्चों, इस स्मॉल m मास के स्फीयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इस पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, राइट, और ये जो बॉल है जो पीछे की तरफ है ये इस पर अपनी तरफ यानी कि इस डायरेक्शन में एक कैपिटल F फोर्स लगाएगा। ये फोर्स जो लग रहा है, फोर्स ऑन स्मॉल m ड्यू टू कैपिटल M, ये फोर्स कितना होगा बच्चों, ये फोर्स हो जाएगा G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन डिस्टेंस है r, इसलिए r स्क्वायर। इतना फोर्स लगना चाहिए ना, लेकिन ये जो फोर्स है देखिए आगे की तरफ है और ये वाला फोर्स पीछे की तरफ है, तो इस फोर्स को अगर हम प्लस F कहेंगे तो इस फोर्स को माइनस F कहेंगे। अब ये दोनों फोर्सेस जो कि मैग्नीट्यूड में इक्वल लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट हैं, तो इस सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। तो आप लिखेंगे कि सिंस फोर्स ऑन स्फीयर ऑन स्मॉल m are equal and opposite, क्या बच्चों, are equal and opposite, so net force will be equal to 0। नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। लेकिन आप नोटिस कीजिए कि ये दोनों फोर्सेस जो एक्ट कर रहे हैं इनका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, ठीक है, इसका लाइन ऑफ एक्शन इस लाइन के अलोंग है और इसका लाइन ऑफ एक्शन इस लाइन के अलोंग। और हमने चैप्टर नंबर 7 में रोटेशन में ये पढ़ा है कि जब फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होता है तो भले ही उनके बीच का नेट फोर्स 0 हो लेकिन उनका नेट टॉर्क 0 नहीं होता है, ठीक है। तो फोर्स तो नेट 0 है, लेकिन सिंस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, सिंस लाइन ऑफ action of force is not same, so net torque को tau सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, net torque is not equals to 0। और बच्चों ये चैप्टर नंबर 7 में आपने पढ़ा है कि टॉर्क जो है वो होता है फोर्स इनटू जो फोर्स लग रहे हैं उनके बीच की दूरी इंटू साइन थीटा। अब नोटिस कीजिए फोर्स और जो दोनों के बीच की दूरी
ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है दोनों फोर्सेस के बीच का वो इस डायरेक्शन में है और फोर्स उसके परपेंडिकुलर है। तो एंगल 90 डिग्री हो रहा है, यहां पर थीटा कितना है 90 डिग्री, राइट। आप समझ रहे हैं इस बात को, थीटा 90 डिग्री में क्यों कह रहा हूं, फोर्स जो है वो इस तरीके से है परपेंडिकुलर, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस तरीके से है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे ना। तो थीटा क्या है यहां पर, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है, साइन 91 होता है, इसलिए टॉर्क जो हमारा है बच्चों वो हो जाएगा F इंटू आर, और F हमारा है G इंटू कैपिटल M, इसको R ना कहकर हम लोगों ने डिस्टेंस ले रखा है L, तो F इंटू L इंटू साइन थीटा, G M अपॉन R स्क्वायर इंटू कैपिटल L, इतना टॉर्क लगेगा ना। और जैसे वही बात होगी जैसे यहां पर एक फोर्स मैं आपकी तरफ लगा रहा हूं और एक फोर्स मैं अपनी तरफ लगा रहा हूं, दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट है, इसलिए नेट फोर्स 0 है, लेकिन इनका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, इसलिए रोटेट करेगा, ऐसे घूमेगा ना ऐसे। तो ये जो रोटेशन जो है इसको हम लोग टॉर्क कहते हैं, टॉर्क लगने की वजह से रोटेट हो रहा है, फोर्स लगने की वजह से आगे पीछे मूव करता है, टॉर्क लगने की वजह से ये रोटेट कर रहा है। ऑलराइट बच्चों, तो ये टॉर्क जो है G mm by R स्क्वायर इंटू L, जब ये रोटेट करेगा तो ये जो क्वार्ट्ज फाइबर है बच्चों ये ट्विस्ट हो जाएगा ना, जब ये रोटेट करेगा तो क्वार्ट्ज फाइबर आपका ट्विस्ट होगा, और जब ट्विस्ट होगा तो क्वार्ट्ज फाइबर जो वो अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगाएगा, टॉर्क लगने की वजह से ट्विस्ट हो रहा है तो क्वार्ट्ज फाइबर जो वो एंटी टॉर्क लगाएगा, ठीक है, एंटी टॉर्क। ये एंटी टॉर्क क्या होगा बच्चों, ये एंटी टॉर्क K इंटू थीटा के बराबर होना चाहिए। आप बोलेंगे कैसे, देखिए जितना ये क्वार्ट्ज फाइबर मुड़ेगा उतना ही ज्यादा एंटी टॉर्क लगाएगा, है ना। जैसे अगर सपोज करें कि आपके पास एक पॉली बैग है और उसमें कुछ सामान भरा हुआ है, उसको आप अपने फिंगर्स में रख कर, ठीक है, और उसको ऐसे गोल घुमाइए, तो जैसे जैसे वो रोटेट करता है वैसे वैसे वो पॉली बैग जो आपका ट्विस्ट होता रहता है, और उतना ही वो एंटी टॉर्क आपके हाथ पर महसूस भी होगा, एंटी टॉर्क लगाता रहता है। तो एंटी टॉर्क जो थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो K इंटू थीटा आ जाएगा, राइट। अब देखिए इस डायरेक्शन में टॉर्क और इसके अपोजिट डायरेक्शन में एंटी टॉर्क, तो जब टॉर्क और एंटी टॉर्क दोनों इक्वल होंगे, डायरेक्शन में अपोजिट होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, व्हेन तब फिर ये मुड़ना बंद हो जाएगा। तो जब टॉर्क और एंटी टॉर्क एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, यानी इक्विलिब्रियम आ जाएगा बच्चों, तो उस केस में G इंटू M इंटू स्मॉल m इंटू L अपॉन R स्क्वायर K थीटा के बराबर हो जाएगा। दैट मीन्स यहां से आप कैपिटल G को लिख सकते हैं K थीटा इंटू R स्क्वायर अपॉन कैपिटल M इंटू स्मॉल m इंटू L। देखिए K जो है वो उसको हम लोग कांस्टेंट, टॉरिजनल कांस्टेंट बोलते हैं। ये क्वार्ट्ज फाइबर की अलग अलग मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसके लिए K की वैल्यू आपको गिवन होगी, ये पता होती है पहले से। थीटा वो एंगल है जिससे कि ट्विस्ट कर गया है, अगर ये रॉड पूरा एक बार घूम जाए 360 डिग्री से ट्विस्ट कर गया है, दो बार घूम जाए 720 से, आधे बार घूमे 180 से एंड सो ऑन, थीटा आपको पता होगा। R क्या है बच्चों, इन दोनों के सेंटर के बीच की दूरी, ये तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। M और M इनके मासेस है आपको पता होंगे, और L जो है वो रॉड का लेंथ आपको पता होगा। ये सारी चीजें पता है, अलग अलग तरीके से अलग अलग एंगल पर एक्सपेरिमेंट करके अलग अलग मासेस से कैवेंडिश ने देखा, एंड ही फाउंड दैट द वैल्यू ऑफ G, each time he found the value of G to be equal to 6.67 into 10 raised to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू कैवेंडिश जो है उन्होंने कैपिटल G की वैल्यू को कैलकुलेट किया था। क्लियर है बच्चों, तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, और अगले लेक्चर में हम लोग जो आज हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा है, फिर से उस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को वेक्टर फॉर्म में स्टडी करेंगे, और उसके बाद कुछ हम लोग न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, ठीक है। फिलहाल यहां तक आज हम लोग समाप्त कर रहे हैं। आप यहां तक के लेक्चर को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तब अगले लेक्चर के लिए आप पूरे तरीके से तैयार होंगे, ठीक है बच्चों। चलिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, और पढ़िएगा जरूर याद से। बाय।